नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीति को संभावनाओं का खेल यूं ही नहीं कहा गया है। 5 विधानसभाओं के चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। जिन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित क्षेत्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें से एक है तमिलनाडु, जिसमें राजनीतिक संभावना का एक नया अंकुर फूटने वाला है। अब वो फूटेगा या मुरझा जाएगा, ये अगले 4-5 दिनों में यानी अगले हफ्ते तय हो जाएगा। तमिलनाडु की राजनीति के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है कि ये पूरी तरह से 2 ध्रुवों में बटी हुई है लंबे समय से, 1967 से। द्रमुक, अन्ना द्रमुक, यही पार्टियां अदल बदल कर सत्ता में आती रही हैं और यही पार्टियां मुख्य पार्टियां हैं। मतलब इनके गठबंधन, ये अकेले कभी पूर्ण बहुमत लेकर नहीं आई, ये गठबंधन में बहुमत लेकर आती हैं और इन्हीं की राजनीति चलती है। तो एक द्रविड़ियन राजनीति की जो फांस है, उसमें तमिलनाडु फंसा हुआ है। 2 राजनीतिक शक्तियां हैं इस समय जो तमिलनाडु की राजनीति को इससे बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी, जिसको लोकसभा चुनाव में 11% से ज़्यादा वोट मिले, सीट एक भी नहीं मिली, लेकिन बदलाव का एक संकेत जरूर मिला। दूसरी पार्टी उसके बाद कूदी है अभी पिछले साल ही, यानी 2025 में, जिसका नाम है टीवीके। ये तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय की पार्टी है। विजय की पार्टी की उनकी फिल्मों के कारण फैन फॉलोइंग बहुत है। वो वोट में बदलेगा कि नहीं, किसी को मालूम नहीं। उनके पास संगठन का उस तरह का आधार नहीं है जो ज़मीन पर काम कर सके। तो उनके पास उनकी छवि है, एक नयापन है, युवाओं का उनके प्रति आकर्षण है। डीएमके के खिलाफ जो उनकी राजनीति का नारा है, यथास्थिति को बदलने का संकेत देता है या संदेश देता है। लेकिन विजय की पार्टी के बारे में खुद उनकी पार्टी के लोग आश्वस्त नहीं है कि वो कहां तक जाएंगे। एक बात निश्चित है कि विजय और उनकी पार्टी एमके स्टालिन की जो पार्टी है, द्रमुक, द्रविड़ मुनेत्र कझगम, उसके वोट जरूर काटेंगे। तो एंटी इनकम्बेंसी का वोट काटने में विजय काफी आगे रहेंगे। ये खतरा डीएमके से ज्यादा एनडीए के लिए है, जो अन्ना द्रमुक के नेतृत्व में बनी हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी मुख्य घटक है। सबके अपने अपने लक्ष्य हैं। विजय का लक्ष्य है कि पहली बार राजनीति में आए हैं और सीधे सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाएं, यानी मुख्यमंत्री बने। उनकी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की है, लेकिन उनके पास मुख्यमंत्री बनने के लिए जो चुनावी तैयारी चाहिए थी, वो सब है नहीं। तो वो केवल हवा के भरोसे और अपनी जो फिल्मी लोकप्रियता है उसके भरोसे है। दूसरा, अन्ना द्रमुक एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे है और एनडीए में बीजेपी के होने से, केंद्रीय सत्ता के नज़दीक होने से और बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता से उसको फ़ायदा है। एनडीए और अन्ना द्रमुक की ये ताकत है। लेकिन अगर विजय अलग चुनाव लड़ते हैं, जिसकी अभी तक उन्होंने घोषणा कर रखी है, तो एंटी इनकम्बेंसी वोट का बंटवारा होगा और इसका सीधा नुकसान एनडीए को होगा। इसलिए एनडीए और ख़ासतौर से बीजेपी में भी अमित शाह, जो इस पूरे राज्य की चुनावी रणनीति को तैयार कर रहे हैं, उनका मानना है कि विजय का एनडीए में आना ज़रूरी है। अगर तमिलनाडु की सत्ता से द्रमुक को, एमके स्टालिन को बाहर करना है, जो बीजेपी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। बीजेपी अभी अपनी पार्टी के बारे में कि उसको कितनी सीटें मिलेंगी, सत्ता में आएगी नहीं आएगी, ये सब नहीं सोच रही है। बीजेपी का इस समय लक्ष्य जो है, वो किसी भी हालत में, किसी भी तरह से एमके स्टालिन को सत्ता से बाहर करने का है। क्योंकि बीजेपी का मानना है कि बात केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। डीएमके का सत्ता में बने रहना और एक बार फिर सत्ता में लौटना, इसका मतलब होगा वो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा। जिस तरह की विभेदकारी नीतियाँ चला रहे हैं एमके स्टालिन, चाहे वो भाषा का मामला हो, चाहे वो क्षेत्रीयता का मामला हो, चाहे वो सेंसस का मामला हो या डिलिमिटेशन का मामला हो, केंद्र राज्य संबंध का मामला हो, हर मामले में उन्होंने केंद्र के खिलाफ स्टैंड ले रखा है और केंद्र के खिलाफ स्टैंड उनका देश के खिलाफ स्टैंड तक जाता है। इसलिए भाजपा की कोशिश है कि किसी भी तरह से डीएमके सत्ता से बाहर हो। और अभी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो राजनीतिक समीकरण दिखाई दे रहे हैं, उनमें विजय को साथ लिए बिना ये संभव दिख नहीं रहा है। क्योंकि एआईडीएमके के नेता, जिनको एनडीए मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है, ई पलानिस्वामी, उनका उस तरह का ट्रैक्शन है नहीं, लोकप्रियता है नहीं। उनकी बातों की, उनके कार्यक्रमों की
बात नीचे तक उस तरह से पहुंचती नहीं। लेकिन एआईडीएमके की सबसे बड़ी ताकत है उसका कैडर, उसका संगठन, जिसका मुकाबला सिर्फ डीएमके कर सकती है, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। और तमिलनाडु के चुनाव में डीएमके और अन्ना डीएमके के बीच में जो लड़ाई होती है उसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसी असेंबली सेगमेंट्स की है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की है, जहां फैसला बहुत कम मतों के अंतर से होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2% वोट भी इधर से उधर हो जाए, पूरा खेल बदल सकता है। इसलिए बीजेपी खेल ही नहीं बदलना चाहती, बीजेपी तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल लाना चाहती है और उसको मालूम है कि उसके भूचाल का केंद्र जो है विजय ही बन सकते हैं। तो दो काम कर रहे हैं। वैसे तो बीजेपी कई फ्रंट्स पे काम कर रही है तमिलनाडु में। सबसे बड़ी बात जो अब निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी विजय से कई तरीके से संपर्क करने की, दबाव डालने की कोशिश कर रही है। एक, फिल्म जगत जो है तमिलनाडु का, तमिल फिल्मों का, उसमें जो लोग बीजेपी के समर्थक या सहानुभूति रखने वाले हैं उनके जरिए, उद्योग जगत के लिए, और राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा दांव चला है बीजेपी ने पवन कल्याण के जरिए, जो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। वो तमिल फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, तो तमिलनाडु में वो अच्छी तरह जाने जाते हैं और वो फिल्मी दुनिया से आए हैं, इसलिए विजय से बात करना उनके लिए ज़्यादा आसान है। भारतीय जनता पार्टी के दूत के रूप में पवन कल्याण विजय से बात कर रहे हैं। अभी तक विजय की भाजपा के किसी बड़े नेता से सीधी बातचीत नहीं हुई है। पवन कल्याण उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने भी राजनीति में आने के बाद अपनी फिल्मी लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश की, अकेले चुनाव लड़ा और सफल नहीं हो पाए। तो विजय का भी हाल वही होने वाला है। उन्होंने कहा चुनावी सफलता के लिए भारतीय राजनीति में रणनीतिक गठबंधन बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने जब टीडीपी और बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो आज वो डिप्टी सीएम बने हैं, उनकी पार्टी सत्ता में है। तो भारतीय जनता पार्टी विजय को डिप्टी सीएम का पद ऑफर कर रही है। पलनीस्वामी मुख्यमंत्री होंगे और विजय उप मुख्यमंत्री होंगे। अब बीजेपी ने ये दांव तो चल दिया है, लेकिन उसके रास्ते की मुश्किलें कई हैं। एक, विजय ने जब पार्टी की घोषणा की और पार्टी का पहला सम्मेलन किया तो दो बातें कही थी। एक, कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी की वैचारिक शत्रु है, और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके उनकी पार्टी की राजनीतिक शत्रु है। तो दोनों से समझौता नहीं करेंगे। द्रमुक सत्ता में है और उसी को सत्ता से हटाने के लिए विजय लड़ रहे हैं, तो उनके साथ गठबंधन का सवाल नहीं उठता। और विजय को ये भी मालूम है कि द्रमुक के साथ जाने पर कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो बीजेपी ने ऑफर किया है पवन कल्याण के जरिए विजय को 80 विधानसभा सीटें और डिप्टी सीएम का पद। विजय अगर एनडीए के साथ आ जाते हैं, अब उनके लिए मुश्किल ये है कि कई रणनीतिकार या सलाहकार उनका ये कहना है कि अगर एनडीए में जाएंगे, बीजेपी के साथ जाते हुए दिखे तो उनके भविष्य की राजनीति के लिए ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन दूसरे लोगों को कहना है कि भाई वर्तमान पहले ठीक होगा और सुधरेगा, तब तो भविष्य की बात करेंगे। अभी लक्ष्य ये होना चाहिए कि डीएमके को सत्ता से हटाना है। उसके लिए जो है दुश्मन का दुश्मन दोस्त उसको मान लिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये रणनीति सदियों से चली आ रही है। तो इसलिए विजय के कुछ सलाहकार उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी यानी एनडीए से हाथ मिला लेने में कोई हर्ज नहीं है, उसके जरिए हम सत्ता तक पहुंच सकते हैं। अकेले लड़कर हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। हो सकता है डीएमके को हरा दें और नतीजा ये होगा कि एनडीए सत्ता में आ जाएगा, और उसका कोई श्रेय जो है विजय को मिलेगा नहीं। पवन कल्याण के बारे में आपको याद होगा, जब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए की बैठक हो रही थी पार्लियामेंट्री पार्टी की, तो सबका परिचय कराया जा रहा था, सब लोग बधाई देने के लिए आ रहे थे, प्रधानमंत्री का समर्थन नेता के रूप में करने आ रहे थे। जब पवन कल्याण आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ये पवन नहीं तूफान है। तो मोदी का ये तूफान क्या तमिलनाडु की राजनीति में राजनीतिक तूफान लाने में सफल होगा? बीजेपी की सारी उम्मीद टिकी है पवन कल्याण की समझौता कराने की शक्ति पर। विजय से पवन कल्याण के अच्छे संबंध हैं, दोनों फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, इसलिए बात करने में भी दोनों को आसानी है। पवन कल्याण बता सकते हैं कि फिल्म जगत से राजनीति की दुनिया में आने में क्या कठिनाइयाँ होती हैं, क्या मुश्किलें होती हैं, क्या चुनौतियाँ होती हैं और किस तरह की समस्याएं होती हैं। इसलिए उनकी बात विजय को ज़्यादा ठीक लगेगी बजाय किसी राजनीतिक नेता की बात करने के।
तो बीजेपी इस समय चारों तरफ से जहां जहां से हो सकता है विजय को घेरने की कोशिश कर रही है कि वो एनडीए के साथ आ जाए। अब अगर पवन कल्याण सफल हो जाते हैं तो ये तमिलनाडु की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और आप मान कर चलिए कि अगर विजय एनडीए के साथ आते हैं तो तमिलनाडु की सत्ता से एमके स्टालिन और डीएमके का जाना तय हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक प्रश्न है कि क्या ऐसा होगा। ये भी खबरें आ रही हैं कि विजय की पार्टी और उनके संगठन को चलाने वाले लोगों को संसाधनों की कमी महसूस हो रही है। नई पार्टी है तो संगठन की दृष्टि से भी संसाधन, मतलब मानव संसाधन भी और दूसरे संसाधन भी, दोनों स्तरों पर पार्टी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और चुनाव के ऐन मौके पर, इतने नज़दीक होने पर चुनाव, जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी हो, उस समय इस तरह के संकट में बने रहना किसी भी नई पार्टी के लिए इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती। तो अब विजय के सामने विकल्प दो है। एक, अकेले लड़े, शहीद हो जाएं और फिर आगे लड़ने के लिए तैयारी करें, जो रास्ता पवन कल्याण ने पहले अपनाया और चुनाव हार गए, बुरी तरह से हार गए, हाशिए पर पहुंच गए, फिर गठबंधन के लिए तैयार हुए, गठबंधन किया और अब सत्ता में है। तो विजय के सामने दूसरा विकल्प है एनडीए के साथ आना और सत्ता में आना। एनडीए के साथ आने का मतलब है सत्ता में आना पक्का है। अलग लड़ने पर भविष्य जो है वो अनिश्चितता से भरा हुआ है। उनको वोट शेयर मिल सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा सीटें मिलेंगी इसकी संभावना उनकी पार्टी के लोगों को भी नहीं है। और वो अलग लड़ते हैं तो सबसे बड़ा फायदा होगा डीएमके का, क्योंकि विजय के अलग लड़ने से एंटी डीएमके या एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो वोट है, एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है, वो बढ़ जाएगा दो खेमों में। विजय की पार्टी टीवीके को जाएगा एक हिस्सा एनडीए को जाएगा। और इस बंटवारे का सीधा फायदा डीएमके को होगा कि जो कम मार्जिन वाली सीटें हैं वहाँ डीएमके जीत सकती है। तो विजय ये तो कर सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का वोट का कुछ हिस्सा लेकर एआईडीएमके यानी एनडीए के जो घटक दल हैं उनके कई उम्मीदवारों को हरा दें, लेकिन फिर वो डीएमके को सत्ता में आने से रोक नहीं पाएंगे। तो सवाल यह है कि उनका असली लक्ष्य क्या है, डीएमके को सत्ता से हटाना या डीएमके विरोधी वोटों का बंटवारा करके फिर से सत्ता में आने का मौका देना। ये चुनाव उनके लिए बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जो भी नई पार्टी बनाकर नेता आता है उसके मन में यही बात होती है कि अपनी पार्टी को अपने तरीके से खड़ा करें, अपनी विचारधारा पर। हालांकि विजय के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि उनकी पार्टी की विचारधारा क्या है। वो फिल्म से सीधे जो है राजनीति की दुनिया में कूदे हैं, उसके मैदान में कूदे हैं और उनका लक्ष्य एकमात्र है सत्ता हासिल करना। तो एक तरफ सत्ता से दूरी है अगर अलग लड़ते हैं, दूसरी तरफ सत्ता के करीब तो आते हैं, सत्ता में तो आते हैं, लेकिन उनका जो लक्ष्य है मुख्यमंत्री बनने का वो पूरा नहीं होता। लेकिन उसके लिए भविष्य के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि उनके आने से ये जो राजनीतिक परिवर्तन होगा, डीएमके की जो हार होगी, वो तमिलनाडु की राजनीति को हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल देगी। फिर राजनीतिक समीकरण, सामाजिक समीकरण सब बदलेंगे तमिलनाडु में। और उसमें अगर विजय में खड़े होने की ताकत होगी, संगठन बनाने की ताकत होगी, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की ताकत होगी तो संभावना बनेगी, वरना उनके लिए सारे रास्ते बंद भी हो सकते हैं। और सत्ता में रहने का लाभ अगर 5 साल तक उठाते हैं तो उसके जरिए लोगों के बीच पहुंचकर लोगों के लिए काम कर सकते हैं। उनकी सोच क्या है, वो कैसे तमिलनाडु में बदलाव चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, ये उनको बताने और करने का मौका मिलेगा। तो सवाल ये है कि विजय क्या तय करेंगे। विजय के निर्णय पर निर्भर है तमिलनाडु के चुनाव का नतीजा, और ये निर्णय उनको अगले 2-4 दिन 6 दिन के अंदर ही अंदर लेना है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।